नमस्कार। आज का हमारा विषय होगा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने आदिकालीन पृष्ठभूमि का जब अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया तो उसमें हमने देखा कि आदिकाल के समय राजनीतिक अशांति या राजनीतिक रूप में अव्यवस्था का वातावरण था। उस समय समाज में अराजकता और विषमता का वातावरण था। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। जब इस प्रकार का समाज में राजनीतिक वातावरण होता है तो उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि साहित्य समाज से दशा और दिशा लेता है। अतः समाज में जो घटित होता है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, किसी भी संदर्भ में हो, वे सारे संदर्भ साहित्य में किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, क्योंकि कवि उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो जब हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को देखते हैं तो सबसे पहली प्रवृत्ति जो हमें इस काल में दिखाई देती है वह है संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना इसलिए थी क्योंकि देश अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में तथा रियासतों में विभक्त था तथा प्रांतीयता तथा स्थानीयता की भावना इतनी प्रबल थी कि देश प्रेम उसके सामने पीछे रह गया। राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम अपने अपने प्रदेश तथा अपने अपने राज्य तक सिमट कर रह गए। जो भी प्रदेश थे, सभी प्रदेश के राजा स्वयं को ही उस प्रदेश का राजा मात्र समझते थे तथा उसी से अपनी राष्ट्रीयता का मतलब निकालते थे। इस प्रकार संकुचित राष्ट्रीयता आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर आदिकालीन साहित्य के रचयिता चारण कवि थे। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की जो अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा की है, उसमें उस छोटे छोटे राजाओं, सामंतों तथा अनधिकारी व्यक्तियों को भी इन्होंने उन्हीं राजा के समान या राष्ट्र के समान सीमित कर दिया, क्योंकि उस समय राष्ट्र शब्द अत्यंत ही संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। इस प्रकार वह राष्ट्रीयता का भाव केवल अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने मात्र तक ही सीमित रह गया था। अतः संकुचित राष्ट्रीयता आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त आदिकाल में जो भी साहित्य रचा गया वह साहित्य प्रामाणिकता की दृष्टि से भी संदिग्ध होता है या संदिग्ध माना जाता है। वीर गाथात्मक जितनी भी रचनाएं उपलब्ध हुई हैं वे सभी संदिग्ध हैं, अर्थात जो रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमें उपलब्ध होता है उनके समस्त रचनाकार या समस्त रचना की प्रामाणिकता पर संदेह के प्रश्न चिन्ह उभरे हुए हैं। ज़्यादातर रचनाएं इनमें अप्रामाणिक ही मानी जाती है। ये प्रबंध कवि किसी एक के नहीं अपितु अनेक कवियों के द्वारा पूरी पीढ़ियों में लिखे गए हैं। अतः इसके रचना काल में भी संदिग्ध सामग्री हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त इनकी प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में कई मतभेद हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य जो उपलब्ध होता है वह अधिकांशतः प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध ही माना जाता है। आदिकालीन साहित्य की दूसरी अगली विशेषता यही मानी जाती है कि आदिकालीन साहित्य में जो घटनाएं हैं वे घटनाएं इतिहास विरुद्ध मानी जाती हैं। इन काव्यों में जिन ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों का चित्रण किया गया है उनका वर्णन इतिहास ग्रंथों से मेल नहीं खाता है। इन काव्यों में जो सन संवत या तिथियां दी गई हैं वे भी इतिहास में उपलब्ध तिथियों से भिन्न हैं। इतिहास के नामों का मनमाना प्रयोग करके इन काव्यों की सच्चाई और ऐतिहासिकता पर अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में जिस प्रकार का जो भी साहित्य विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है वह सभी साहित्य इस दृष्टि से संदिग्ध ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त आदिकाल का संपूर्ण साहित्य वीर तथा श्रृंगार रस को
मुख्य विषय वस्तु बनाकर लिखा गया है, क्योंकि इन सभी वीर गाथाओं में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी पूर्ण उद्रेक हुआ है। वीर रस में तो इन कवियों का मुख्य लक्ष्य वीरता या अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना था ही, साथ ही में श्रृंगार के साहचर्य में भी उसका पूर्ण परिपाक इन्होंने अपने काव्य में किया है। वातावरण भी वीर रस के अनुकूल ही था। चारों ओर युद्धों की विभीषिका थी। सर्वत्र युद्धोत्साह में सजे वीरों की स्तुतियों करने में कविगण पूर्ण रूप से व्यस्त थे। अतः वीरता का वर्णन इस आदिकालीन साहित्य की मुख्य विशेषता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रेम का, सौंदर्य का आदि वर्णन भी श्रृंगार रस के रूप में इन्होंने पूर्ण रूप से किया है। आदिकालीन साहित्य, जैसा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखते हैं, पूर्ण रूप से अराजकता तथा अशांति का व युद्धों का काल रहा है। अतः युद्धों का उत्साहवर्धक चित्रण आदिकालीन साहित्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। इन वीर गाथात्मक रचनाओं में युद्धों का अत्यंत सजीव और फड़काने वाला चित्रण किया गया है। युद्ध कौशल और युद्ध के दृश्यों के चित्रण में ये कवि इतने संपूर्ण हैं कि क्षेत्र में इनकी बराबरी करने वाले अन्य काव्य कहीं दिखाई ही नहीं देता है। युद्धों की विभीषिका, शस्त्र झंकार, वीरों का उत्साह, ओज, रक्तपात तथा कौशल का ऐसा चित्रण इन्होंने किया है, वैसा चित्रण अन्यतर दुर्लभ है। इसका एक कारण तो यही है कि इन काव्यों के रचयिता प्राय चारण कवि ही हैं। चारण कवि अर्थात जिन्होंने रासो काव्य लिखे हैं। कलम और तलवार के ये धनी युद्ध वर्णन में भी उतने ही सिद्धहस्त थे जितने युद्ध लड़ने में। अतः अपने आश्रयदाताओं या अपने राजाओं की प्रशंसा करने में तो सिद्धहस्त थे ही, साथ ही वीर काव्य के द्वारा उन्होंने युद्ध धर्म के निर्वाह की प्रेरणा भी देते थे और स्वयं तलवार हाथ में लेकर युद्ध क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन भी करते थे। अतः इसी कारण युद्धों का उत्साहवर्धक चित्रण इस काव्य में पूर्ण रूप से कवियों के द्वारा किया गया है, या आदिकालीन साहित्य में इसका वर्णन हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आदिकालीन साहित्य में या आदिकालीन गाथाओं में जो सामंतों, राजाओं, रनिवासों या उनके आचार व्यवहार, ऐश्वर्य, वैभव का जो चित्रण हुआ है, वह सामान्य जनता से पूर्ण रूप से साहित्य को अलग कर देता है। सामान्य मनुष्य को इनमें कोई महत्व नहीं दिया गया है। अतः इनमें तत्कालीन समाज की वस्तु स्थिति का कोई भी लेखा जोखा हमें दिखाई नहीं देता है। राजाओं और सामंतों का वर्णन ही कवियों का मुख्य उद्देश्य रह गया था। अतः आम जनजीवन का साहित्य से अलग थलग हो जाना भी ऋतुकालीन साहित्य की एक विशेषता मानी जाती है। प्रकृति का चित्रण इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से बखूबी किया है। चारण कवियों ने युद्धों के अवसर पर, सेनाओं के प्रयाण पथों पर तथा नारी या श्रृंगार के समय स्थलों पर प्रकृति को निकटता से देखा था। अतः इन कवियों ने प्रकृति का आलंबन तथा उद्दीपनगत चित्रण बहुत ही व्यापक पृष्ठभूमि पर किया है। नगर, नदी, वन, उपवन, पर्वत, उद्यान आदि के चित्रण बहुत ही अधिक सुंदर रूप से इनके काव्य में बन पड़े हैं। यद्यपि इन्होंने प्रकृति चित्रण में बंदी बदाई परिपाटी का अनुसरण किया है, फिर भी वे अपने आप में उत्कृष्ट हैं। इन्होंने जो प्रकृति के नाम पर चित्रण किया है, मानवीकरण किया है, वह अपने आप में अनुपम माना जाता है। इसके अतिरिक्त आदिकालीन साहित्य का जो काव्य रूप है, उसकी हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य दो रूपों में लिखा गया। वीर गाथाएँ प्राय प्रबंध तथा मुक्तक दोनों काव्य रूपों में हमें उपलब्ध होती है। जैसे प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण चंद्रप्रदायी कृत पृथ्वीराज रासो है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, या चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकाव्य रचनाकार भी माने जाते हैं। तथा मुक्तक काव्य की मधुरता से युक्त बिसलदेव रासो है। इसके अतिरिक्त काव्य रूपों में विविधता का हमें अभाव दिखाई देता है। दृश्य काव्य तथा गद्य काव्य उस काल में सर्वथा हमें दिखता नहीं है, या उसका अभाव पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो रासो काव्य लिखे गए हैं, कुछ प्रबंध रूप में तथा कुछ मुक्तक रूप में ही लिखे गए हैं। छंदों का विविध चित्रण या वैविध्य इस युग की एक विशेषता मानी जाती है, क्योंकि इस काल के
सभी कवियों ने वीरगाथा काव्य में छंदों का विविधमुखी प्रयोग किया था। इस प्रकार यह काल छंद क्रांति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि सिद्धों, नाथों तथा जैन कवियों के काव्य में प्रयुक्त सभी छंदों के अलावा कुछ ऐसे छंदों का विशेष प्रयोग किया गया जो वीर रस की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक सहायक प्रमाणित होता हुआ आगे बढ़ा तथा आगे के कालों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, तथा उसी छंदों का हिंदी साहित्य में या प्रवृत्ति साहित्य में भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार छंदों के प्रयोग के पीछे जो रीतिकालीन साहित्य में चमत्कार या पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, मूल रूप से वह आदिकालीन साहित्य से ही प्रेरणा लेती है। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व के व्याख्यान में जब हमने रासो काव्य का अध्ययन किया था या आदिकालीन जो साहित्य का वर्गीकरण किया था, सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक, गद्य, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो साहित्य उपलब्ध होता है वह है रासो काव्य। अतः रासो ग्रंथों का सृजन आदिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि आदिकाल में रासो नामक ग्रंथों की रचना पर्याप्त मात्रा में हुई है। अनेक ग्रंथों के नाम के अंत में रासो शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो आदि। अतः रासो शब्द की विभिन्न प्रकार की रचनाएं आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जिसमें वीरता तथा श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति से युक्त काव्य हमें दिखाई देता है तथा ज़्यादातर यह रासो काव्य चारण कवियों ने ही लिखा है। इसलिए जो भी रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं हैं या जिस भी रीतिकालीन साहित्य की विशेषताओं का जब आप अध्ययन करते हैं कि संपूर्ण रीतिकाल की क्या विशेषता रही हैं, तो उसमें अधिकांश विशेषताएं रासो काव्य की ही आती हैं, क्योंकि आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य अपना महत्वपूर्ण स्थान तो रखता ही है, उसके साथ साथ रासो साहित्य प्रचुर मात्रा में भी लिखा गया। अतः जो आदिकाल की विशेषताएं हैं वो विशेषताएं रासो ग्रंथ की या रासो काव्य की विशेषता भी मानी जाती है। भाषा के रूप में हम देखें तो ये हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया गया है। डिंगल तत्कालीन राजस्थानी भाषा का ही नाम है तथा डिंगल भाषा में वीरता, ओज, पौरुष आदि अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा मानी जाती है। इसलिए राजस्थान के चारण कवियों ने या जो रासो काव्य लिखे गए हैं उन रासो काव्यों में अधिकांशतः डिंगल भाषा का ही प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त पिंगल भाषा का जहाँ प्रयोग किया गया है, श्रृंगार युक्त काव्य के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे पिंगल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल पिंगल की ही एक भाषा के रूप में या डिंगल की एक शैली के रूप में ही इस भाषा को मानते हैं। अर्थात जहाँ ओज का वर्णन वहाँ डिंगल शैली तथा जहाँ श्रृंगार का वर्णन होता है वहाँ पिंगल शैली मानते हैं। इस प्रकार दोनों ही एक ही भाषा के विविध आयाम के रूप में हमें ये दोनों ही दिखाई देती हैं। इस प्रकार पिंगल ब्रज भाषा की ही एक विशेष शैली मात्र है। इस प्रकार इस युग में या आदिकालीन साहित्य में काव्य के रूप में हमें डिंगल और पिंगल दोनों ही भाषा शैलियाँ प्रचलित दिखाई देती हैं। इस प्रकार समग्र रूप से आदिकालीन साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो यही पाते हैं कि आदिकालीन साहित्य 3 रूपों में लिखा गया था, धर्म के क्षेत्र में या धर्म का आसरा लेकर, इसके अतिरिक्त राज प्रशस्तिपूर्ण, और तीसरा लौकिक या गद्य साहित्य, जिसकी मिली जुली सम्मिलित विशेषताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं।